हेलो बच्चे, कैसे हैं आप लोग। आज मैं पुनः क्लास 10 के लिए लाइट चैप्टर लेकर के आया हूँ, जिसमें हम लोगों ने अभी तक 5 लेक्चर तक पढ़ा है, जिसमें हम लोग मिरर के बारे में पढ़ा, उसके बाद रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ा और उस सब डायग्राम के बारे में पढ़ा। इन सब विभिन्न बातों चीज़ों को हम लोगों ने अध्ययन अभी तक कर चुके हैं। अब जो अगला टॉपिक है मेरा, वह है रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन मीन्स अपवर्तन। अपवर्तन क्या होता है? अपवर्तन क्या होता है कि जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से जब दूसरे माध्यम में जब प्रवेश करता है, तो उसमें क्या होता है, उसके दिशा में थोड़ा परिवर्तन आ जाता है, जिसे हम अपवर्तन कहते हैं। अपवर्तन का जो मेन कारण होता है, वह होता है स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट के कारण रिफ्लेक्शन होता है। और हम जानते हैं कि प्रकाश का स्पीड कितना है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो हम शुरू करते हैं रिफ्रैक्शन से। रिफ्रैक्शन की bending of light when it enters obliquely from one transparent medium to another medium क्या होता है कि जब कोई प्रकाश की किरण क्या होती है, अपवर्तित होता है, तो अपवर्तन के बाद क्या होता है, अपवर्तन के बाद होता है उसमें, तो अपवर्तन का कारण क्या होता है, मीडियम का बदलना। हम एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते हैं। जैसे हम अगर एयर में पहले हवा में हैं और हवा से अगर पानी में जाते हैं, तो वहाँ भी प्रकाश का वेग क्या होगा, स्पीड क्या होगा, कम जाएगा। चाहे हवा से जब हम लोग कांच में जाते हैं, तो वहाँ भी प्रकाश का स्पीड क्या हो जाएगा, कम जाएगा। तो रिफ्लेक्शन हुआ। इसका एक पॉइंट है कि स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम इन वैक्यूम। निर्वात में प्रकाश का स्पीड, चाल सबसे अधिक होता है। इट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कि वैक्यूम में
प्रकाश का स्पीड जो होता है वह 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। उसके बाद हम किस कारण से रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्रैक्शन होता है, रिफ्रैक्शन का कॉज क्या है, कारण क्या है? तो रिफ्रैक्शन का मेन कारण है कि चेंज ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, प्रकाश के चाल में जो परिवर्तन होता है इसके कारण क्या होता है, रिफ्रैक्शन होता है, अपवर्तन होता है। तो कॉजेज ऑफ रिफ्रैक्शन, कॉजेज ऑफ रिफ्रैक्शन, कारण क्या होता है, अपवर्तन का कारण क्या होता है? तो कारण होता है इसका कि चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट, प्रकाश के स्पीड में बदलाव के कारण क्या होता है, अपवर्तन होता है, रिफ्रैक्शन होता है। हम कुछ एग्जाम्पल्स रिफ्रैक्शन के बारे में अध्ययन करेंगे, कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि हम कोई, आप स्विमिंग पूल को ले लीजिए, स्विमिंग पूल का जो तल होता है वह ऊपर के तरफ उठा हुआ दिखता प्रतीत होता है। या जब हम कांच के ग्लास में जब नींबू को डाल देते हैं तो वह क्या होता है, अपने आकार से बड़ा दिखता है। चाहे जब हम अपने बुक में लिखे हुए अक्षरों को जब हम ग्लास स्लेब के द्वारा हम जब देखते हैं तो क्या होता है, वह ऊपर और बड़ा दिखाई देता है। तो यह सब मेन कारण जो होता है वह रिफ्रैक्शन के कारण होता है। कि हम पढ़ेंगे कि सम एग्जाम्पल्स ऑफ रिफ्रैक्शन, हम लोग कुछ इसका एग्जाम्पल पढ़ेंगे, उदाहरण पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन का, अपवर्तन का। उसमें हम लोग सबसे पहला एग्जाम्पल लेते हैं स्विमिंग पूल वाला, कि द बॉटम ऑफ स्विमिंग pool appears higher। क्या होता है कि जब हम स्विमिंग पूल का तल जो होता है वह क्या दिखता है, ऊपर की तरफ दिखता है। तो उसका मेन रीजन क्या है, रिफ्रैक्शन। सेकेंड एग्जाम्पल हम लोग पढ़ते हैं लेमन वाला। आपको मैंने बोला था कि लेमन प्लेस्ड इन ए ग्लास टुम्बलर appearing bigger। क्या होता है, appearing bigger। तो क्या पढ़े हम लोगों ने, इससे पहले भी आपको हमने बताया था एग्जाम्पल में कि जब हम नींबू को ग्लास में डालते हैं तो वह ऊपर की तरफ
उठा हुआ प्रतीक देता है। क्या बहुत सारे एग्जाम्पल है सिक्का के बारे में। आप एक बाल्टी में सिक्का को डाल दीजिए और तब उसको आप थोड़े अलग से उसको देखिए तो आपको वो सिक्का क्या होगा, उठा हुआ प्रतीत होता है। हम एक पेंसिल के बारे में अगर पार्सली उसको क्या करते हैं, पार्सली उसको जब हम मतलब डुबो करके तब उसका जो लेते हैं इमेज, तो क्या हमको ऊपर की तरफ उठा हुआ दिखता है। एग्जाम्पल्स हैं। एक एग्जाम्पल्स थर्ड हम लिखेंगे कि लेटर ऑफ बुक appear to be right when seen through glass slab। क्या होता है कि जब हम अपने बुक के अक्षर को जब ग्लास स्लैब से देखते हैं तो वह क्या दिखता है हमें, वह राइट मतलब थोड़ा उठा हुआ प्रतीत होता है। तो यह भी क्या होता है, रिफ्लेक्शन के कारण ही होता है। आगे नेक्स्ट हम चौथा एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे, फोर्थ एग्जाम्पल्स हम पढ़ेंगे पेंसिल के का एग्जाम्पल्स आपको हम ग्राफिकली बताकर दिखाएंगे। आपको स्विमिंग पूल तो बनाया नहीं जा सकता है, इसलिए आपको हम पेंसिल का जो एग्जाम्पल्स हैं वो आपको हम दिखलाते हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट हम टॉपिक वहां पर ध्यान दें, 4 पर। टॉपिक नंबर 4 कि ए पेंसिल पार्शियली इमर्ज्ड इन वाटर appears to be bent at the interface of वाटर एंड एयर। क्या होता है कि जब हम पेंसिल को पार्शियली इमर्ज करते हैं किस चीज में, वाटर में, जब हम पेंसिल को पार्शियली इमर्ज करते हैं वाटर में तो हम क्या देखते हैं, तो उसका जो इमेज हमें दिखाई देता है कहता है अपियरिंग बेंट, तो हमें टेढ़ा दिखाई देता है, टेढ़ा वो दिखाई देता है। कहता है कि बेंट एट द इन फेस ऑफ द वाटर एंड द एयर, कि वह कहां टेढ़ा दिखाई देता है, वाटर और एयर के फेस पे। उसके बाद हम इसका एक फिगर बनाएंगे। मान लेते हैं कि यह फ्लास्क है, बर्तन है जिसमें पानी भरा हुआ है।
ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं, एक पेंसिल को हम इसमें पार्शियली डुबाते हैं। मान लेते हैं यहाँ से हम पेंसिल को डुबाया, ठीक है। तो यहाँ हम पेंसिल को देखते हैं, लेकिन जब हम आंख से यहाँ पे हम अपने अगर आंख को रखते हैं, यहाँ से जब हम पेंसिल को देखते हैं तो क्या होता है, वह इस टाइप का होता है। तो इसका मतलब है कि इस टाइप का होता है, इसका मतलब है कि पेंसिल जो है वह ऊपर अपीयरिंग दिखला रहा है। यह पेंसिल कहाँ दिख रहा है, यहाँ पे, यहाँ पे पेंसिल दिख रहा है। इसको हम, इस पॉइंट को हम अपीयरिंग पोजीशन कहते हैं। अपीयरिंग पोजीशन, और इसको हम कहते हैं रियल पोजीशन। और एक रे यहां से हम तो पेंसिल वाला जो है उसका फिगर इस तरह का होगा। जो पेंसिल वाला जो हम एक्टिविटी करते हैं तो उसका फिगर आपको इस तरह सा का होगा कि पेंसिल आप यहाँ पर जो पार्शियली इमर्ज करते हैं, लेकिन उसका अपीयरिंग कहाँ होता है, थोड़ा ऊपर की तरफ होता है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स के साथ रिफ्लेक्शन का डिफिनीशन पढ़े। अब हम लोग रिफ्लेक्शन थ्रू ग्लास स्लैब के बारे में पढ़ेंगे कि रिफ्लेक्शन थ्रू ग्लास स्लैब। अब हम शुरू वहां से करते हैं। अब हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन थ्रू ग्लास स्लैब। हम वहां से शुरू करेंगे। रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब। सबसे पहले तो हम इसका डायग्राम लेंगे। एक ग्लास स्लैब है, एक एयर है या ग्लास। यहाँ से कोई प्रकाश की किरण और ऑब्लिक तिरछी इस ग्लास स्लैब पे पड़ता है। इस रे को हम रिफ्रैक्टेड रे कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, इस रे को हम रिफ्रैक्टेड रे कहते हैं। जब
यह एयर से जब यह ग्लास में प्रवेश करता है कौन लाइट, तो थोड़ा यहाँ पे वो अपने रास्ते से भटकता है, मतलब थोड़ा वह अपने रास्ते को वह छोड़ता है और पुनः स्लेब को पार करने के बाद वह सीधे निकल जाता है। जब हम इस रिफ्लेक्टेड रे को जब क्या करते हैं, सीधा करते हैं, इसको जब हम तो हम क्या पाते हैं कि यह जो इमर्ज रे जो है वह इसके पैरेलल होता है किसके, मतलब कि रिफ्रैक्टेड रे का जो वर्चुअल लाइन है उसका पैरेलल होता है इमर्ज रे। अब यहाँ पे हम नॉर्मल डालते हैं, ये नॉर्मल है, इसको हम नॉर्मल पढ़ते हैं। यह जो रे है, यह रे जो है वह इंसिडेंट रे है। इंसिडेंट रे, और यह रोज रे सबसे पहले तो इसके पास, अब जब हम एयर टू ग्लास में आए हैं तो नॉर्मल डाले थे, पुनः यहाँ पे हम ग्लास से जब एयर में आते हैं तो हम नॉर्मल डालते हैं। यहाँ पर जब हम नॉर्मल डालते हैं तो यह एंगल जो होता है वह क्या होता है, आई होता है, और यह एंगल जो हुआ वह आर हो गया। क्या हुआ, यह आई हुआ और यह एंगल आर हुआ। उसके बाद इस नॉर्मल के तहत यह एंगल आई टू हुआ। इस नॉर्मल के यह एंगल जो हुआ वह क्या हुआ, आई टू हुआ। इसके बीच मतलब कि इमर्ज रे, इस रे को जो हम कहते हैं, यह रे जो है इसको हम इमर्जेंट रे कहते हैं। इमर्जेंट रे, तो इमर्जेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के जब हम आगे ग्राफ को जब हम सीधा बढ़ाते हैं आगे, तो ये दोनों जाकर के क्या हो जाते हैं, पैरेलल हो जाते हैं, और इनके बीच की दूरी जो होता है, यह दूरी जो है, यह दूरी, इसको हम d के द्वारा दर्शाते हैं। d के द्वारा दर्शाते हैं, इसका मतलब उसका हुआ कि लेटरल डिस्प्लेसमेंट। हम लेटरल डिस्प्लेसमेंट के बारे में दिखलाते हैं। हम इस d इजकल टू इस d को हम क्या कहते हैं, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। इसको हम कहते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। तो इसमें हमने ये आई है, तो आर है, तो यहाँ पर भी ये I2 है, तो यहाँ ये क्या हो जाएगा, R2। तो इस तरह से हम लोग रिफ्लेक्शन थ्रू ग्लास स्लैब में इसका डायग्राम हमने देखा। अब इसी बात को
हम आपको लिख करके बताएंगे कि इस सारे जो प्रोसेस को आपको मैंने बतलाया है, इसी प्रोसेस को पुनः मैं आपको लिख करके बतलाता हूं। आगे हम मतलब कि इस फिगर के द्वारा कुछ जानकारी ले ले, उसके बाद पुनः हम उसको जो आपको बोले हैं कि जो लिख करके बताएंगे, हम बताएंगे। इसमें जो है ये क्या क्या है, रिफ्रैक्टेड रे है, नॉर्मल है, इंसिडेंट रे है, यह दो जो माध्यम है, यह एयर का है, एक ग्लास का है, ये लेटरल डिस्प्लेसमेंट है, इमर्जेंट रे है, ये सब। तो कहने का मतलब कि प्रकाश की किरण, कोई किरण जब आयत के विपरीत समानांतर फलक पर प्रकाश की किरण की झुकने की सीमा कांच के स्लेब के बराबर और क्या होता है, विपरीत होता है। यहाँ पर इसकी क्या है, बराबर भी है और विपरीत भी है, और साथ साथ पैरेलल भी है, समानांतर भी है। तो इसको हम शुरू करेंगे। अब शुरू करते हैं हम कि द पहला पॉइंट कि द एक्सटेंट ऑफ बेंडिंग ऑफ रे ऑफ लाइट at the opposite parallel face of rectangular glass slab is equal and opposite क्या होता है कि इक्वल भी होता है और अपोजिट भी होता है। सो द रे emerges parallel to incident ray। क्या होता है कि आयत के विपरीत समानांतर फलक पर प्रकाश की किरण के झुकने के सीमा को कांच के स्लेब के बराबर और क्या होता है, विपरीत होता है। दूसरा है इसका कि लेटरल डिस्प्लेसमेंट के बारे में हम पढ़ेंगे। दूसरा पॉइंट लेटरल डिस्प्लेसमेंट। लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, लेटरल डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। अभी फिगर में देखा था D इक्वल टू लेटरल डिस्प्लेसमेंट,
उसके बारे में पढ़ेंगे कि क्या होता है लेटरल की। तो उसमें दो कंडीशन होते हैं, लेटरल डिस्प्लेसमेंट में दो कंडीशन होता है। पहला क्या होता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास स्लैब की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास स्लैब एंड सेकेंड जो होता है बी, वो क्या होता है, वह होता है कि थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब, ग्लास के मोटाई उस पर भी निर्भर करता है। तो दूसरा होता है कि थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब। तो हम ये दो पॉइंट पढ़े। अब इसके आगे हम लोग जो पढ़ेंगे वह लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, अपवर्तन के नियम को पढ़ेंगे कि अपवर्तन का नियम क्या है। तो जैसे कि आपने, हम लोग पीछे पढ़े थे परावर्तन, तो अब यहां हम पढ़ेंगे अपवर्तन। तो लॉ ऑफ अपवर्तन, जिस तरह रिफ्रैक्शन के दो नियम हम लोग पढ़े थे, उसी तरह रिफ्रैक्शन के भी हम दो नियम को है जिसको हम पढ़ेंगे। अब हम शुरू करते हैं कि लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। अब हम लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन से शुरू करते हैं। तो अब हम स्टार्ट करेंगे लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन से। आप ध्यान से देखें, इसको बहुत ही वैल्यूएबल टॉपिक सब है जो आपके आगे के जीवन में भी हमेशा कार्य रूप में रहेगा ये सब। इसलिए आप जो कुछ भी पढ़ें थोड़ा ही पढ़ें, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि हम जो वीडियो डालते हैं उसको आप लगातार देखें। आप जब तक आपको लग रहा है कि नहीं इसमें रुचि है उसको देखिए। तो अगर लग रहा है कि नहीं अब थोड़ा समझ से बाहर हो रहा है तत्काल उसको क्या कर दीजिए, बंद कर दीजिए, बाद में देखिए, लेकिन कंटिन्यू देखिए। इससे क्या होगा कि आप जो चीज न जानते हैं उसको भी जान जाएंगे। इसलिए अवश्य अगर जो भी स्टूडेंट हमारे वीडियो को नहीं सब्सक्राइब किए हैं वो सब्सक्राइब कर ले, ताकि हमारे नए नए वीडियो तो आप तक पहुंचते रहेंगे। मैं इस लाइव चैप्टर में अभी जो पढ़ा रहा हूं उसके बाद मैं आपको क्लास 10 के लिए मैथमेटिक्स लेकर के भी आऊँगा, लेकिन पहले मैं सोच रहा हूं कि इस बार एक कम से कम पूरा किया जाए। तो आगे अब हम लोग पढ़ेंगे लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन के बारे में। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। अब हम रिफ्रैक्शन के, अपवर्तन के नियम के बारे में पढ़ेंगे। हम जानते हैं अपवर्तन के दो नियम होते हैं। एक क्या होता है कि आपतित किरण और अपवर्तित किरण, और अपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों जो होता है एक ही तल में होता है। और सेकेंड लॉ जो है वह जो है कि साइन आई जो होता है उसमें वह साइन आर के बराबर है।
इसीलिए उसे स्नेल्स लॉ भी कहा गया है। आपको मैं आगे शुरू कर रहा हूं फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से। पहला लॉ क्या कहता है कि द इंसिडेंट रे द refracted ray and the normal to the interface of two transparent medium at the point of incident all lie in the same point, all lie in the same point, lie in the same point या प्लेन कि अपतन कोण अपवर्तित कोण अपतन कोण अपवर्तित कोण तथा अपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, जो आपको मैंने फिगर में पीछे बताया था, वह तीनों क्या होता है, एक ही प्लेन में होता है, एक ही तल में होता है, एक ही समतल में होता है। यह लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन का पहला लॉ है। सेकंड लॉ है कि द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट incidence to the sine of angle of reflection is constant कि the ratio of the sine of angle of the incident to the sine of angle reflection। कहने का मतलब कि साइन ऑफ इंसिडेंट जो है, हम क्या है, इंसिडेंट रे को हम आई के द्वारा डोनेटेड करते हैं और रिफ्लेक्टेड रे को आर के द्वारा। तो यहां पर साइन ऑफ एंगल है तो क्या हो जाएगा, साइन आई, यह जो बराबर है किसके, साइन आर के, इक्वल टू कांस्टेंट अर्थात स्थिरांक नियतांक।
आगे इसमें हम पढ़ेंगे कि स्नेल्स लॉ को भी इसी के साथ हम पढ़ते हैं कि कांस्टेंट फॉर ए लाइट ऑफ गिवन कलर and for a given pair of medium तो the ratio of sine of angles of incident to the sine of angle of reflection is constant। इसका मतलब हो गया कि साइन आई जो है वह बराबर है साइन आर के। आगे हम इसमें पढ़ेंगे कि इस लॉ को ही हम कि द सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन is also called स्नेल्स लॉ। अर्थात हम रिफ्रैक्शन के अपवर्तन के दूसरे नियम को स्नेल्स का नियम भी कहते हैं, जिसमें क्या होता है कि उसमें होता है कि साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो हम अकॉर्डिंग टू 10 according to Snell's law हम क्या पढ़ते हैं कि साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू है कांस्टेंट एंड साइन क्या हम लोग पढ़े थे कि साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट वह क्या हो गया साइन आई, और साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड क्या हो गया आपको हो गया साइन आर, अर्थात साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट इज इक्वल टू हम इसको लिखते हैं N21 उससे हम इसको N21 पढ़ते हैं, लेकिन 21 ये है नहीं, मेनली है इसको हम एक दूसरा माध्यम है एक अलग माध्यम है। मतलब जब हम जैसे कि एयर से ग्लास स्लेब में आते हैं चाहे एयर से वाटर में आते हैं तो उस क्या होता है माध्यम चेंज होता है, तो वही है इसको दर्शाता है कि N21 मतलब कि दूसरे माध्यम से पहले माध्यम। तो इस क्या हुआ, अब आगे हम इसमें पढ़ेंगे इसके बारे में N21 के बारे में हम पढ़ेंगे कि मैंने साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट इज इक्वल टू N21 मैंने क्यों लिखा या N21 क्यों लिखा मैंने, उसके बारे में अब हम पढ़ेंगे। आगे हमको चर्चा करना है N21 के बारे में
कि मैंने, या N21 के बारे में कि उसको मैंने क्यों यूज किया, उसका उपयोग मैंने क्यों किया, तो हम उसके बारे में लिखते हैं कि हेयर N21 इज known as relative index, relative refraction index relative refractive index of the second medium with respect to the first medium। क्या यहाँ पर बताया कि हेयर N21 इज नोन एज रिलेटिव रिफ्रैक्शन इंडेक्स ऑफ द सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट मीडियम। तो वह क्या है, यह जो है N21 जो है वह रिलेटिव रिफ्रैक्शन इंडेक्स है। यह क्या है, रिलेटिव रिफ्रैक्शन इंडेक्स है। क्या, किसको, N21 को हम रिलेटिव रिफ्रैक्शन इंडेक्स कहते हैं। आगे हम इसको ग्राफ के द्वारा हम प्रदर्शित करेंगे। क्या लेते हैं, यहाँ से हम इंसिडेंट रे डालते हैं इस पर, इसे क्या कहते हैं, इंसिडेंट रे। या हुआ इंसिडेंट रे, आपतित किरण। उसके बाद क्या होता है कि जब यहाँ पर पढ़ने के बाद क्या होता है, मीडियम चेंज होता है। जब मीडियम चेंज होता है, मान लेते हैं कि यह अगर एयर है, यह क्या है, वाटर है, तो क्या होता है, अब यहाँ से मीडियम चेंज होता है। मीडियम चेंज होता है तो ऐसे हो जाता है, ठीक है। और इसको हम जब आगे बढ़ाते हैं, ये थोड़ा ज़्यादा डाउन हो गया है, इतना डाउन नहीं होना चाहिए। ठीक है, जब इसका जब हम ये हुआ, यहाँ से हम क्या डालते हैं, नॉर्मल डालते हैं, ये नॉर्मल हुआ। तो यहाँ जो ये एंगल बना, यह एंगल क्या कहलाया, यह नॉर्मल के बाद यह एंगल जो हुआ आई हुआ, और यह एंगल क्या हो जाएगा, ये जो है ये आर हो गया। उसके बाद यह एंगल क्या कहलाएगा, थीटा। ये थीटा की इसको हम कहते हैं कि एंगल ऑफ डेविएशन, ये एंगल ऑफ डेविएशन है, इसलिए इसको हम थीटा मानते हैं। ये एंगल ऑफ क्या है, या इसको हम लिख ही डालते हैं
कि इसको हम कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। डेविएशन इसको हम बोलते हैं। उसके बाद इस रे को जो हम बोलते हैं, यह जो हुआ, यह क्या हुआ, यह एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया। एंगल को बाहर लिखिए, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। उसके बाद क्या हो गया, ये एंगल जो बना, ये क्या हुआ, इसको क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं ग्लांसिंग एंगल। इसको क्या कहते हैं, ग्लांसिंग एंगल। इसको यहां पर लिखिए, इसको कहते हैं ग्लांसिंग एंगल। ग्लांसिंग एंगल, चलिए इसको ग्लांसिंग एंगल कहते हैं। तो हमने क्या क्या पढ़ा कि ग्लांसिंग एंगल के बारे में पढ़ा। इसको जो हम डोनेट करते हैं, इसको हम आई और जी के द्वारा दर्शाते हैं। आई और जी के द्वारा हम दर्शाते हैं। अब इसमें हम लोग, तो इस डायग्राम के बाद अब हम लोग पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन इंडेक्स के बारे में पढ़ेंगे। रिफ्रैक्शन इंडेक्स क्या है, हम उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो इस तरह से हमने मतलब कि रिलेटिव रिफ्रैक्शन इंडेक्स के बारे में पढ़ा, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में अब हम पढ़ेंगे विशेष रूप से। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अब हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में पढ़ेंगे। ये क्या होता है कि जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से क्या होता है, दूसरे माध्यम में जाता है, तो स्वाभाविक है कि प्रकाश का जो स्पीड होता है वह एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने से क्या हो जाता है, कम जाता है। तो हम उसी के बारे में पढ़ेंगे कि क्या हो, मतलब कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में इन्हीं बातों को हम पढ़ेंगे कि व्हेन ए लाइट ray is refracted from one medium, चाहे मीडियम नंबर 1 इंटू मीडियम नंबर टू द relative
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, जैसे इसको हम N21 इज गिवन बाय, क्या होता है कि व्हेन ए लाइट रे इज रिफ्लेक्ट फ्रॉम मीडियम नंबर 1 टू मीडियम नंबर 2, जबकि कोई भी प्रकाश की किरण पहले माध्यम से अपवर्तित होते हैं दूसरे माध्यम में, द रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 इज गिवन बाय, तो हम इसको N21 के द्वारा निरूपित करते हैं। अब हम इसको लिखते हैं कि N21 इक्वल टू स्पीड ऑफ, क्या होता है कि स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1, और मीडियम 1 का स्पीड को हम v इक्वल टू v1 के द्वारा हम दर्शाते हैं, और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 इक्वल टू v2, क्या हो गया v2, अर्थात हम इसको लिख सकते हैं कि हेंस N21 इक्वल टू v1 बाई v2, कि स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 बाई स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, अर्थात N21 इक्वल टू v1 बाई v2, हम इसके द्वारा इसको दर्शाते हैं। सिमिलरली जब हम यह पहले मतलब क्या था, मतलब कि इसको दिखाए हैं कि द रिलेटिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम, दूसरे के सापेक्ष पहले को दिखाए हैं, तो क्या हो गया है 221 हुआ है, और पहले को दिखाएंगे पहले दूसरे को बाद में, तब क्या हो जाएगा N12 हम उसको पढ़ेंगे, अर्थात N1 पहले लिखेंगे और 2 लिखेंगे बाद में। तो सिमिलरली द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 2 इज गिवन बाय, तब क्या होगा, पहले माध्यम 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2, एक के सापेक्ष दूसरा को दिखना है हमको, तो n, अब हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर दूसरा पहले था और उसके बाद पहला बाद में था, यहाँ पर क्या होगा, पहला पहले होगा दूसरा बाद में होगा, अर्थात n, इसको हम
12 भी पढ़ सकते हैं, इक्वल टू यहाँ पर होगा कि स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, यहाँ पर हम ऊपर क्या पढ़े थे, मीडियम 1, ठीक इसका उल्टा होगा कि स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 इक्वल टू v1 बाई स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 इक्वल टू v1। हम इसको हेंस इसलिए N12 इक्वल टू v2 बाई v1, अर्थात n दूसरे माध्यम, तो पहले माध्यम में v1 बाई v2, अर्थात स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम फर्स्ट बाई स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम सेकेंड। जब n12 होगा तब क्या होगा कि स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 इक्वल टू v2 और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 इक्वल टू v1, अतः n12 इक्वल टू क्या हो जाएगा, v2 बाई v1। आगे हम इसमें पढ़ेंगे therefore we could therefore we conclude that N21 multiply N12 इक्वल टू है 1 के। क्या कि N21 मल्टीप्लाई N12 इक्वल टू है 1 के, एंड हम इसको और लिख सकते हैं क्या कि N12 इक्वल टू है 1 बाई N21, कि इसको हम इस तरह से कंक्लूड भी करते हैं। अब हम इसके बाद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बाद आगे हम लोग ऑप्टिकल डेंसर मीडियम और ऑप्टिकल रेयर मीडियम के बारे में पढ़ेंगे कि सघन माध्यम क्या होता है और विरल माध्यम क्या होता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। पढ़ना है कि ऑप्टिकली डेंसर मीडियम कि प्रकाशीय सघन माध्यम
इसको हम पढ़ते हैं प्रकाशीय सघन माध्यम। यह क्या होता है? प्रकाशीय सघन माध्यम क्या होता है, हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि आउट ऑफ टू गिवन मीडिया the medium with higher value of refractive index कि क्या पढ़े हम लोग कि ऑप्टिकली डेंसर मीडियम क्या होता है कि आउट ऑफ टू गिवन मीडियम द मीडियम विथ हायर वॉल्यूम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कि जिसका वॉल्यूम क्या होता है, जिसका वैल्यू जिसका हायर होता है वह क्या होता है, वह सघन माध्यम होता है। जैसे कि हवा और ठोस में, ठोस क्या होगा, सघन। उसके बाद हम दूसरा पढ़ेंगे कि ऑप्टिकली रेयर, डेंस हम लोग पढ़े हैं, अब पढ़ेंगे रेयर के बारे में। ऑप्टिकली रेयर मीडियम क्या हो जाएगा, आउट ऑफ टू गिवन मीडिया द medium with lower value to refractive index तो क्या होगा कि डेंस का हायर होता है, हायर वैल्यू होता है डेंस का, और रेयर का क्या क्या होता है, लोअर वैल्यू होता है। आगे हम इसमें पढ़ेंगे कि when light enter obliquely from a rare to denser और denser to rare। आज का ये लास्ट टॉपिक है, इसको हम पढ़ेंगे कि when, तीसरा टॉपिक कि when light enters obliquely from a rare to denser, rare to denser medium it bends
थ्रू bends through the normal। क्या होता है कि यह नॉर्मल की तरफ झुका होता है। कहता है व्हेन लाइट इंटर ऑब्लिकली फ्रॉम ए रेयर टू डेंसर। तो जब रेयर से डेंसर की तरफ जाता है तो पहले प्रकाश का भी क्या होता है, अधिक होता है। जैसे ही वह डेंसर में जाता है तो उसका स्पीड क्या हो जाता है, 4 कम जाता है। तो जब स्पीड उसका कम जाता है तो क्या हो जाता है, नॉर्मल की तरफ थोड़ा झुक जाता है। हम उसको डायग्राम के द्वारा अगर बनाते हैं तो इस तरह का डायग्राम होगा। मान लेते हैं यह कोई वस्तु है, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट करते हैं, कोई मीडियम है यहाँ पे, जहां से प्रकाश जो है यहां से चल करके और क्या होता है, थोड़ा अंदर की तरफ झुक जाए। और जब इसको हम इस इंसिडेंट को जब हम आगे बढ़ाते हैं तो यह इस तरह का होता है ग्राफ। जब इस पर हम नॉर्मल डालते हैं तो यह नॉर्मल मेरा ऐसे इस टाइप का होता है। तो यह मीडियम जो है वह क्या है, रेयर मीडियम है। यह क्या है, यह जो है रेयर मीडियम है, रेयर मीडियम है। और यह जो है वह डेंस है, यह डेंसर है। और यह मेरा क्या है, नॉर्मल, यह नॉर्मल है। तो क्या हुआ इसमें कि जब रेयर से डेंसर में, जब रेयर से प्रकाश डेंसर की तरफ आता है तो वह क्या होता है, नॉर्मल की तरफ झुक जाता है। ठीक इसका उल्टा होगा कि जब डेंसर से कहाँ जाएगा, वह नॉर्मल की तरफ, जब वह डेंसर से रेयर की तरफ जाएगा तो क्या होगा, वह नॉर्मल से दूर जाएगा। तो हम अगेन उसको पढ़ेंगे कि अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे कि व्हेन लाइट enters obliquely from a denser to rarer, क्या हुआ, डेंसर टू रेयर मीडियम, it bent away from from नॉर्मल। क्या होगा, यह नॉर्मल के अवे होगा, वह मतलब कि नॉर्मल से वह दूर जाता हुआ प्रतीत होता है। और जब हम क्या करते हैं, रेयर से डेंसर में आते हैं तो क्या होता है, नॉर्मल के नजदीक जाते हुए प्रतीत होता है। तो इसका हम जब डायग्राम बनाएंगे तो पहले तो एक
यहाँ से कोई प्रकाश की किरण डाले, क्या होता है, थोड़ा टर्न होकर के निकल गया। यहाँ से इसको हम डालते हैं, इससे यहाँ से हम नॉर्मल को लेते हैं तो हम क्या पाते हैं कि यह नॉर्मल से दूर भाग जा रहा है। हम क्या पाते हैं कि यह नॉर्मल से दूर जा रहा है। यह जो है यह डेंसर मीडियम है, डेंसर है, और ये क्या है, रेयर है, रेयर मीडियम है। तो क्या होता है कि जब हम डेंसर से रेयर में आते हैं तो नॉर्मल से दूर भागते हैं, जब रेयर से डेंसर में आते हैं तो क्या होते हैं, नॉर्मल के पास आते हैं। लास्ट पॉइंट इसमें हम अब पढ़ेंगे, लास्ट टॉपिक एक कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इंडेक्स ऑफ ए मीडियम डज नॉट depend on physical density। लास्ट आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। नेक्स्ट कल अब हम जब मिलेंगे आपके साथ नए टॉपिक के साथ हम आएंगे, आपसे नए बातें करेंगे। कुछ अब हम पीछे से आपसे कुछ पूछताछ भी करेंगे कि आप क्या पढ़ रहे हैं, क्या नहीं पढ़ रहे हैं, उसके बारे में जानकारी भी लेंगे। आप भी अपना फीडबैक देते रहिए। इस तरह से आज का मैं लेक्चर समाप्त करता हूँ। पुनः आगे के लिए मिलेंगे।